हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। KVM ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आपका प्यारा सा KVM मुंडावर का यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का साइंस। तो 10th क्लास के साइंस में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। उसमें हमने विभिन्न सिद्धांत पढ़े और सिद्धांतों के बाद हम आए तत्वों के वर्गीकरण पर। तो वर्गीकरण की ज़रूरत तो इसलिए पड़ गई क्योंकि हमें अलग अलग तत्वों की खोज हुई, अलग अलग समय में हुई, जिनके रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार। तो उस आधार पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। तो जिनमें सबसे पहले था डेबोराइनर। डेबोराइनर ने अपना एक त्रिक नियम दिया। तो त्रिक नियम में भी क्या था कि उसने 3-3 के समूह बनाए। तो 3-3 के समूहों में भी वो अपना इसका सिद्धांत फेल हो गया, क्योंकि 3-3 के समूह वो सिर्फ 3 ही बना सका और नए तत्वों की खोज जारी रही। तो नए तत्व खोजते गए, जिससे वो नियम फेल हो गया। उसके बाद जो सेकंड नियम दिया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना नियम दिया। उनके अनुसार क्या था कि हर 8वें तत्व में उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये उनका अष्टक नियम कहलाता है। यानी इसमें उसने उसकी तुलना संगीत के स्वरों से की। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर ये फिर से आ जाता है सा। यानी हर 8वें नंबर पर हर गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो उसने ये अपना सिद्धांत दिया, जिसको संगीत के 7 स्वरों के हिसाब से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन उस समय तक भी क्या हुआ था, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। तो ये सिद्धांत जैसे जैसे अक्रिय गैसों की खोज होती गई, तो ये सिद्धांत वहाँ पर भी फेल हो गया। ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही चला, यानी 20 परमाणुओं तक ही लागू हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अब तक पढ़ते आए हैं, जिसके नाम पर सारणी भी बनी हुई है, यानी मेंडलीफ है ना। मेंडलीफ ने का तत्वों को व्यवस्थित करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है, उसको का जो बेस निर्धारित किया था वो मेंडलीफ ने ही किया था। मेंडलीफ ने आधार आवर्त सारणी की नींव रखी थी। तो मेंडलीफ और उसके जो साथी थे लोथर मेयर, उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित ढंग से किया। उनकी जो सारणी थी, उनको क्या था, उसमें व्यवस्थित ढंग से उनको एक साथ एक जैसे गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा और अलग गुणों वाले को अलग वर्ग में रखा। उसके लिए उसने उनके परमाणु भार के क्रम को भी तोड़ना पड़ा, इसलिए उन्हें तोड़ दिया और उनको गुणों के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। और कुछ जगह अपनी आवर्त सारणी में उसने खाली भी छोड़ दी थी, जिससे कि भविष्य में आने वाले तत्वों को उनमें रख सकें। तो इसमें जो सारणी का वर्गीकरण किया, वो किस आधार पर किया था कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। बढ़ते क्रम पर, ठीक है, परमाणु भार, याद रहे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर। तो ये क्या था कि मेंडलीफ ने परमाणुओं को उनके बढ़ते भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो उसके अनुसार ये था कि जो तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन, यानी जो उनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने एक परिभाषा दी मेंडलीफ ने, जिसे इसके अनुसार क्या था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसे मेंडलीफ का आवर्त नियम भी कहते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणुओं के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस आधार पर मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी तैयार की थी, उस आवर्त सारणी की निम्न विशेषताएं थी।
तो निम्न विशेषताओं में क्या था, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इन निम्न विशेषताओं में हम लिखते हैं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी और उसकी विशेषताएं। मेन क्या थी, देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी का रूप इस तरह से था, एक वर्गाकार रूप था जो आज की आधुनिक सारणी है उससे थोड़ा सा भिन्न था, लेकिन उसमें कुछ समानताएं थी। बेस जो आधार रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी का वो इस सारणी से ही रखा गया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कम परमाणु भार वाले पहले, उसके बाद दूसरे, तीसरे, इस तरह से व्यवस्थित किया गया उनको। उसकी आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। 8 वर्ग का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वर्ग थे। तो इन 8 वर्गों को उसने रोमन संख्या में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 में लिखा था, ठीक है। और इसमें आवर्त कितने थे, 6 आवर्त थे। 6 आवर्त का मतलब होता है 1 आवर्त, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से ये इसमें 6 आवर्त थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें कितने आवर्त हैं भाई, 7 आवर्त थे। तो इसके बाद इसने वर्ग 1st से 7 तक, यानी 1 से 7 तक, यानी यहाँ तक इन वर्गों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहा गया, वर्ग 1st को क्या कहते हैं, इसको किस में लिखा, 1st A और 1st B, 2 हो गए। 2nd को भी क्या लिखा, 2nd A, 2nd B, 3rd A, 3rd B, इस तरह से AB में विभक्त किया। जबकि 8वें वर्ग को 3 भागों में विभक्त किया, इसमें संक्रमण तत्वों को रखा गया, संक्रमण तत्वों को रखा गया 3 वर्गों में। ये उसकी आवर्त सारणी की विशेषताएं थी। 3 वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया, किसको, 8वें वर्ग को। क्या उन्होंने अपने आने वाले तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, अर्थात उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जिनको जैसे उनको उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के लिए भी रिक्त स्थान छोड़ दिए, जो बाद में उनकी खोज हुई और वो क्या कहलाए, क्रमशः एका बोरॉन को क्या कहा गया, सिलिकॉन कहा गया, एका एल्युमिनियम को जर्मेनियम, गैलियम कहा गया, उसके बाद एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। इस तरह से इन तत्वों की बाद में खोज हुई थी। इसके बाद इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया और वर्ग में रखते समय कई जगह पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन भी नहीं किया गया। तो इस आवर्त सारणी बनने के बाद भी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद भी नए नए तत्वों की खोज होती गई, जिसके कारण इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। तो इसका विशेषताओं का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, फिर हम इसकी कुछ कमियां लिखेंगे। तो कमियां क्या थी हम बता देते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो मेन कमी थी कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया, और नेक्स्ट कमी थी समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। और इसके बाद इसमें मेन जो और कमियां आती हैं कि कई जगह पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया गया, यानी जो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था कि कम परमाणु भार वाला पहले और अधिक वाला बाद में, लेकिन क्या किया गया, अधिक वाला पीछे आ गया, कम वाला बाद में चला गया। इस तरह से इसमें बहुत सी कुछ कमियां रह गई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इसकी आवर्त सारणी की कमियां लिखवा देंगे। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां रही। तो उसमें जो पहली कमी थी कि कुछ स्थानों पर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं किया गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कम परमाणु भार वाला पहले आना चाहिए था, वो उसने बाद में रख दिया और अधिक वाला पहले रख दिया। जैसे हम एग्जाम्पल लें आयोडीन और टेलुरियम का। आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9 और टेलुरियम का होता है 127.7 होता है, इन 6 के करीब होता है लगभग ये। तो आवर्त सारणी में क्या था कि जो आयोडीन था उसको टेलुरियम के बाद रख दिया गया,
जबकि आयोडीन का परमाणु भार कम है, इसका ज़्यादा है, तो आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेलुरियम बाद में आना चाहिए था। लेकिन आवर्त सारणी में क्या रखा गया कि टेलुरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को इसके बाद में रख दिया। इसका मतलब कुछ स्थानों पर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं हुआ, तो ये असफलता हो गई। इसके बाद कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया गया। यानी मेंडलीफ ने ये कहा था कि जैसे उसने समान गुणों के आधार पर वर्ग बनाए, है ना, कि इस वर्ग में समान गुण वाले होंगे, सेकंड वर्ग में समान गुण वाले होंगे, लेकिन उस क्रम का भी पालन नहीं हुआ। जिनके गुण समान थे उनको तो अलग वर्ग में रख दिया गया और जिनके असमान गुण धर्म थे उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया। तो ये भी उसकी असफलता का कारण बन गया, वो सारणी फेल हो गई। हाइड्रोजन को इसने भी कोई स्थान नहीं दिया कि हाइड्रोजन यहाँ पर पहले वर्ग में आएगा कि लास्ट वर्ग में आएगा, आज तक उसका स्थान फिक्स नहीं है। तो और समस्थानिक, जैसे मान लो उसने बनाया कि क्लोरीन इस वर्ग में है, हाइड्रोजन इस वर्ग में है ना, तो क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन जैसे मान लो क्लोरीन 17 है, क्लोरीन 17, यहाँ पर 35 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया, ये 17 है, तो ये इसके समस्थानिक हैं। तो यहाँ पर 35 आएगा या 36 आएगा, इसका कोई जगह नहीं छोड़ी गई। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों की खोज बाद में हुई थी, तो क्लोरीन का दूसरा समस्थानिक आ गया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, तो उनको आवर्त सारणी में कहाँ रखें, तो इसलिए समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं मिला मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी फ्लॉप हो गई। इसको सही मॉडिफाई करते हुए जो नई आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। तो मेंडलीफ की जब आवर्त सारणी फेल हो गई तो उसके बाद नई आधुनिक आवर्त सारणी दी। इसको किसने दिया? हेनरी मोजले ने 20वीं शताब्दी के अंत में, यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के प्रारंभ में ये सारणी दी गई। तो इसमें क्या था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तो सारणी का मुख्य आधार क्या था? परमाणु भार। अब तो उसमें देखा गया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हुआ। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी सही ढंग से, तो उनके आधार पर परमाणु भार का निर्धारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु में समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण परमाणु भार में परिवर्तन आते रहते हैं। तो परमाणु भार के आधार पर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन नहीं किया जा सका। तो इसलिए हेनरी मोजले ने जो आधुनिक नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त का नियम भी कहते हैं, वो क्या था? इनके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का निर्धारण परमाणु क्रमांकों के आधार पर किया गया। तो इसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं थी, उसका प्रारूप थोड़ा सा भिन्न था। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं थी? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 7 थे, वर्ग 18 थे, आवर्त 7 थे। तो उसका प्रारूप क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वो इसमें दिखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हम प्रारूप को इस तरह से बनाते हैं। वो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप क्या था कि उसमें इस तरह से ये 2 वर्ग थे,
1 2 3 4 5 6 और ये 7वां आवर्त, इसमें 7 आवर्त थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो ये हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 18। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी तक ये क्या हुआ, अक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी, उनको 18वें वर्ग में रख दिया गया। तो इसमें क्या थे, मेनली 18 वर्ग थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हटा दिया गया। तो इसमें जो पहले जो 1 और 2 वर्ग आते हैं उनको इसको ब्लॉक में भी बांट दिया गया। यहाँ पर जो एस ब्लॉक होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको एस ब्लॉक कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो डी है, वर्ग संख्या 3 से और 12 तक को डी ब्लॉक कहा गया, और यहाँ से 13 से 18 को पी ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया। तथा एक एफ ब्लॉक और बना जिसमें लेंथेनाइड रेक्टिनाइड की श्रेणी आती है, जिसको इस तरह से यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 14, यानी 14 तत्व इसमें नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में रख दिए गए। तो इस तरह से ये आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप है। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 4 ब्लॉक होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो इनको ब्लॉक के हिसाब से क्यों रखा गया, क्योंकि डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके 10 वर्ग हो गए। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसके 2 वर्ग, और पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसके 6 वर्ग हो गए। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं जो हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक का जो वीडियो कैसा लगा, उसके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं और तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्म, इन सब के बारे में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।